Let's continue with the slope of a line segment. So slope क्या है? What do you know about slope? Do you have some idea of slope? Degree of inclination. ठीक है. Slope का मतलब है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी सरफेस के या किसी भी लाइन के या किसी भी कर्व के अमाउंट ऑफ स्टीपनेस को मेजर करती है. ठीक है. अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल को मेजर करती है. तो आप लिख सकते हैं इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी है जस्ट लाइक द मास, लेंथ, वॉल्यूम एटसेट्रा. तो आप लिखेंगे स्लोप इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी that measures मतलब मापती है ना, the amount of inclination or steepness, inclination or steepness किसका, of anything of a line segment. ऐसे लिख दो, of a line लिख दो, line with respect to. जब आप inclination की बात करते हो तो ये relative word है, किसके respect में? तो with respect to horizontal, that is x axis. अब देखो इन बेसिकली क्या है, अगर मैं कोऑर्डिनेट फ्रेम के रेफरेंस में ही ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो ये y एक्सिस है सपोज और ये x एक्सिस है. x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, y एक्सिस वर्टिकल लाइन है. x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं ये y. तो इन एंशिएंट टाइम द स्लोप वाज मेजर्ड एज ऐसा, एक रेशियो से मेजर करते थे उसको. और वो रेशियो क्या होता था, अभी भी वो इंजीनियरिंग में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, 1:n. क्या बोलते थे? 1:n, 1 और n या m बोलो. तो 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए कितना वर्टिकल राइज है. तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमेशा यूनिट रखेंगे, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल जाने के लिए कितना वर्टिकल जाना पड़ रहा है हमें, इसी को बोलते थे क्या, स्लोप. तो 1:n, 1:m बोल रहे हैं इसको. तो कायदे से देखो तो ये वर्टिकल जो लेंथ है ये m है, राइज बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? राइज. और जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसको हम ट्रेड बोलते हैं, इंजीनियरिंग में इसको बोलते हैं ट्रेड. तो राइज इज टू ट्रेड करके स्लोप मेजर होता है. बाद में यही कॉन्सेप्ट जो है वो हो गया कि राइज को हम बोलते हैं डेल्टा वाई और ट्रेड को बोल रहे हैं डेल्टा एक्स. एक्स में चेंज, क्योंकि एक्स एक्सिस बोल दिया इसको हॉरिजॉन्टल को, तो वर्टिकल को क्या बोल दिया, वाई एक्सिस. जब कार्टेशियन सिस्टम में इसी बात को देखा गया तो इसको बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. तो हमारे जो स्लोप है तो आप लिख दो इट इज डिफाइंड एज डेल्टा वाई चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं. तो डेल्टा y बाई डेल्टा x बोलते हैं. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड एज m. m इसका एक यूजुअल नोटेशन है. अब जरा देखो, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूं, हाउ डू वी डिफाइन द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट. सपोज वी हैव अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, दो फिक्स्ड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. सपोज आई हैव अ पॉइंट A and a point B. Point A has coordinate x1, y1 and point B has coordinate x2, y2.
सो द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट या लाइन एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप चेंज नहीं होता है, क्योंकि लाइन का इंक्लिनेशन किसी भी एक फिक्स्ड लाइन से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि ये लाइन एक्स एक्सिस से सपोज थीटा एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल अगर इसका थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल थीटा हुआ। मान लो ये बी का हमने ऑर्डिनेट ड्रॉ किया, बी एन, और ये पॉइंट है एम, जहां पर ए की एब्सिस है इसको मीट कर रही है, तो ये एंगल कितना हुआ बोलो, 90। अच्छा जी, अगर ये y1 x1 है, x2 y2 है, तो ये bm लेंथ कितनी हुई, व्हाट इज द लेंथ bm, y2 माइनस y1, जिसको हम डेल्टा y बोल सकते हैं। और ये am लेंथ कितनी है, डेफिनेटली इट इज x2 माइनस x1, इसको हम डेल्टा x बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय डेफिनेशन, देयरफॉर yes, slope of line segment AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. And can't we say that it is nothing but bm upon am? And bm upon am using trigonometry, this turn out to be tangent of the angle which the line makes with positive direction of x-axis in counterclockwise sense. तो लिख देंगे, so it is defined as, so mathematically it is defined as tangent, मतलब tan of angle theta that the line segment or its produce makes with positive direction of x-axis. तो अगर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन तो यही है जिधर मैंने एरो दिखाया हुआ है, इससे एंगल जो है तुम्हारा थीटा बन रहा है, तो यही थीटा ये वाला एंगल हो गया, और इसी थीटा का tan जो है वो आपका स्लोप का मेजरमेंट हो गया, स्लोप की डेफिनेशन हो गई। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इज इट क्लियर? अच्छा, यहीं से कुछ बातें और क्लियर हो रही हैं क्या, कि अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, ये नोट है, कुछ बेसिक नोट है, इफ लाइन AB इज हॉरिजॉन्टल, क्या होता है हॉरिजॉन्टल होने पे, y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा दोनों का, किसका, A और B का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम, और देयरफॉर y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 0। तो y2 इक्वल टू y1 हो गया, एंड देयरफॉर स्लोप इज 0, tan थीटा 0। अगर लाइन वर्टिकल हो जाए, अगर लाइन वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल लाइन के केस में x कोऑर्डिनेट सेम होता है, वर्टिकल लाइन पर x कोऑर्डिनेट सेम होता है, y चेंज होता है, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड देयरफॉर, या ऐसे भी बोलो कि पहले केस में थीटा 0 हो गया, दूसरे केस में थीटा क्या हो जाएगा, 90, थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा स्लोप इनफिनाइट हो जाएगा, स्लोप इनफिनाइट। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर आपको मूव करना है तो देयर इज नो डिफिकल्टी, यू कैन वॉक इजीली, राइट, स्टीपनेस है ही नहीं उसमें, और जैसे जैसे आप स्टीपनेस बढ़ाते जाओगे, इस पर राइज करना टफ होता जाएगा, इट विल बिकम डिफिकल्ट एज इट इज गेटिंग स्टीपर एंड स्टीपर, दैट मींस स्लोप इज राइजिंग। व्हाट हैपेंस व्हेन स्लोप बिकम इनफिनिट, जब एंगल 90 हो गया तो वर्टिकल लाइन पे राइड करना इज वेरी टफ, बिकॉज इट इज, its slope steepness is infinite steep है। ये बात भी क्लियर हो गया। अच्छा, what happens when the point A and B coincide? If A and B coincide, तब स्लोप के साथ में क्या होगा, इसका मतलब है कि डेल्टा x भी y2 माइनस y1 भी 0 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 भी 0 हो जाएगा, m becomes 0 by 0 फॉर्म,
मतलब स्लोप इज इनडिटर्मिनेट स्लोप। ऐसे केस में हम स्लोप, कुछ भी स्लोप हो सकती है, लिमिट से निकालना पड़ेगा। तो अगर कहीं पर m 0/0 फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट है, लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गए। ये तीन बातें क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्लोप। एप्लीकेशन ऑफ स्लोप, एप्लीकेशन ऑफ स्लोप में आप नोट कर चुके थे कि अभी नोट करना रह गया था, हो गया था। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन लिखेंगे जी, द कंसेप्ट ऑफ स्लोप कैन बी यूज्ड टू फाइंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 और मोर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो स्लोप से हम इस बात का पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर ए बी सी कोलिनियर है तो जो ए बी लाइन होगी वही सी से पास करेगी। इसका मतलब है कि ए बी और बी सी का स्लोप क्या होगा? सेम। ये सबसे इजीएस्ट वे है कोलिनियरिटी टेस्ट करने का। कोलिनियरिटी टेस्ट करने का वैसे तो डिस्टेंस फार्मूला से भी टेस्ट करके दिखाया था हमने, सेक्शन फार्मूला से भी करके दिखाया था, बट सबसे इजीएस्ट वे क्या है? स्लोप का कॉन्सेप्ट। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? अब जैसे ये देखो, ए बी सी, ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, सी x3 y3 है। तो ये लाइन ए बी जो सी से भी पास कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ में कोई थीटा एंगल बनाएगी, तो आप ए बी का स्लोप भी tan थीटा आएगा, बी सी का भी tan थीटा आएगा और ए सी का भी tan थीटा आएगा। तो ए बी बी सी का स्लोप इक्वल है, मतलब दे आर कोलिनियर। सेकेंड एप्लीकेशन है एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट। एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट, so with the help of slope we can determine the angle between two line segments। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसी को समझना है जल्दी से। अब चलो इसको मैं पहले एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट को टेकअप करूं। एक दो छोटी छोटी बातें मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं दे रहा हूँ और बी का कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, आप स्लोप बताना, राइट। ए का कोऑर्डिनेट दिया मैंने 1, -1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया 4, 5, तो स्लोप क्या है? हाँ जी, इस केस में स्लोप आ गया 6/3, दैट इज 2। और इस केस में स्लोप क्या है? 3/3, 6 - 3 अपॉन 5 - 2, तो 3/3 इज 1। 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब है कि लाइन सेगमेंट मेक्स 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और इस केस में 2 का मतलब क्या है? ऑब्वियसली 45 से ज्यादा एंगल है, इनफैक्ट 60 से भी ज्यादा एंगल है, क्योंकि अगर 60 डिग्री एंगल होता तो tan 60 क्या होता है? √3। √3 से भी 2 ज्यादा स्टीप है, तो ये एंगल जो है ग्रेटर देन 60 डिग्री है। और ये क्या है? ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। एनीवे, अच्छा तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला कि 3 पॉइंट मैं दे रहा हूं, 1, 2, 4 एंड 5, 6। आर दे कोलिनियर? दे आर कोलिनियर, ट्रू और फॉल्स? जल्दी बोलो। ये 3 पॉइंट्स का जो सेट है ये कोलिनियर पॉइंट्स का सेट है या नहीं, ये बताना। तो आपने फटाफट मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो आपने क्या लिखा? स्लोप ए बी इट इज 4, -1 / 2, -1 एंड स्लोप बी सी it is 6, -4 / 5, -2. This comes out to be 3 and this comes out to be 2/3. So they are not equal and therefore they are non-collinear. They are making a triangle. They form a triangle. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहले लाइन का स्लोप 3 है ना, तो 1 से 2 4 को ज्वाइन करोगे तो ऐसे 3 इंक्लिनेशन ऐसा होगा, और इसके बाद इंक्लिनेशन बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया ऐसा। तो ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस वाज ए, दिस वाज बी एंड दिस वाज सी।
ठीक है, बट ये है कि दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, ये वाली लाइन का भी स्लोप पॉजिटिव है और इस लाइन का भी स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बना रहा है, और स्लोप नेगेटिव का मतलब है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग डायरेक्शन में और नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग डायरेक्शन। तो थोड़ा सा वो सेंस भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मेजर द एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट। जैसे मान लो यही एक लाइन सेगमेंट है, राइट। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये एंगल बताओ, है ना, या ये एंगल बताओ, या ये एंगल फाइंड करो, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए स्लोप का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे वो देखिए, ये सब हटा दो ना, ये समझ में आ गया स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव अ लाइन सेगमेंट AB एंड AC। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक लाइन ऐसे है और एक लाइन सपोज ऐसे है, और ये दोनों A पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये C पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है सर, तो आई एम टॉकिंग ऑफ टू पॉइंट्स। कौन कौन से दो पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ? एक तो AB पॉइंट की बात, AB लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, और एक AC लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो पूरी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट ही समझना है आपको, पूरी लाइन नहीं। अच्छा जी, इनके बीच एंगल मान लो थीटा है। सपोज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन सेगमेंट बी थीटा, ये एंगल हमें मेजर करना है, ये थीटा। बिकॉज ए और बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ए बी का स्लोप हमें पता है। व्हाट इज स्लोप ए बी? स्लोप ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसको हमने मान लिया m1 है, और सपोज करो इसको हम tan ऑफ अल्फा बोल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज एवरी रियल नंबर इज टेंजेंट ऑफ सम एंगल, क्योंकि tan की रेंज होती है ऑल रियल नंबर। तो tan अल्फा m1 है, इसका मतलब है कि जो ए बी लाइन है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा। Exactly, slope of AC is nothing but y3 minus y1 over x3 minus x1। ये भी नोन हो गया। मान लो ये वैल्यू आ गई m2, call it m2, and it will be tan of beta। That means beta is the angle which the AC line segment makes with positive direction of x axis। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बोलो। अब आपका सिंपल जो बेसिक थ्योरम्स आपने पढ़े हैं, vertically opposite angles are equal, therefore this angle is theta। An external angle property of a triangle, that exterior angle is summation of the opposite interior angles। तो यहां से हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। एग्रीड और नॉट? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, and therefore theta is nothing but beta minus alpha। Agreed? What we are looking for? We are looking for theta, but are we given beta and alpha? No, we are given tan alpha and tan beta। So let's try to figure out tan theta, क्योंकि अगर tan theta मिल गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें थीटा की वैल्यू दे देगा। tan theta is tangent of beta minus alpha। अब इतनी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। tan a minus b का फॉर्मूला सबको आता है? लिख दो। इसको आप लिखोगे बेटा tan बीटा माइनस tan अल्फा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan बीटा हमारा था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2। ये हो गया तुम्हारा tan ऑफ थीटा। तो ये समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है? तो हमने tan ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लिया, tan थीटा कैलकुलेट कर लिया, मतलब थीटा भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि m2 और m1 हमने अपनी तरफ से माना, अज्यूम किया कि ये एक लाइन का स्लोप m1 है, एक का m2 है।
अब मान लो मैंने लिखा कि इस वाले लाइन का स्लोप है m1, ये लिखा था ना हमने, इसका स्लोप हमने माना था m1 और इसका स्लोप हमने क्या माना था m2। बट हो सकता है कोई दूसरा पर्सन जो इसी क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हो वो इसको क्या मान ले, इसको m2 मान ले और इसको m1 मान ले। मतलब देयर आर चांसेस कि मैं लिखूं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, समवन एल्स राइट्स इट एज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम आएगा बट न्यूमरेटर में नेगेटिव आ जाएगा। मतलब tan थीटा के, हाँ नहीं नहीं मॉड वर्ड की बात नहीं करेंगे, tan थीटा की वैल्यू मैं जो फाइंड करूं कोई दूसरा उसी का नेगेटिव फाइंड कर सकता है, ठीक है। अच्छा ये होना भी चाहिए क्योंकि ये दो लाइन सेगमेंट के बीच में, जब भी आप दो लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करते हो तो उनके बीच में हमेशा दो एंगल फॉर्म होते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो उन्हीं के बीच का एंगल है, ये वाला पाई माइनस थीटा, लीनियर पेयर। तो एक अगर मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू फिगर आउट करी तो tan थीटा, हमने थीटा फिगर आउट किया, किसी ने नेगेटिव वैल्यू फिगर आउट किया उसका मतलब उसने पाई माइनस थीटा फिगर आउट किया। तो दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है। अनलेस की बोला जाएगा उनके बीच का एक्यूट एंगल बताओ या ऑब्ट्यूज एंगल बताओ, तब तक हमारा दोनों आंसर सही है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? बट दोनों आंसर में tan थीटा की वैल्यू में फर्क क्या है, सेम वैल्यू है, सिर्फ साइन का फर्क। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। tan थीटा का मैग्नीट्यूड और माइनस tan थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट क्या होगा, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी क्या होगा। तो एक्यूट एंगल अगर मान लो थीटा है मोड होएगा tan तो थीटा। it will be written as tan inverse of mod of m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि एक्यूट एंगल का tan क्या होता है, पॉजिटिव। अगर थीटा एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट then tan theta has to be positive and therefore tan theta हमें लिखना पड़ेगा mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। और यहां से थीटा की वैल्यू ये आएगी, एक्यूट एंगल थीटा की ये वैल्यू आएगी। और ऑब्ट्यूज एंगल थीटा कैसे आएगा वो भी लिख दो, एन ऑब्ट्यूज एंगल between the same line segment is given as pi minus theta। तो आप एक्यूट एंगल निकालते हैं मतलब मॉड लेके हम एंगल निकाल लेते हैं, वो होता है एक्यूट एंगल। अगर कोई बोलेगा मेरे से ऑब्ट्यूज एंगल बताओ तो हम पाई माइनस थीटा बोलते हैं, दैट्स इट। आई होप इट्स ऑल क्लियर। तो एक बार सारी बात जो मैंने बताई उसको रिवाइज कर लो। हमने बोला कि दो लाइन सेगमेंट है ए बी और ए सी, ए पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें ए पॉइंट पर ए बी और ए सी के बीच का एंगल मेजर करना है थीटा। हमने ए बी को एक्सटेंड कर दिया और ए सी को भी एक्सटेंड कर दिया। मान लो AC जो है वो एंगल बीटा बना रहा है और AB एक्सटेंडेड एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो डेफिनेटली y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 tan अल्फा हो गया, y3 माइनस y1 बाई x3 माइनस x1 tan बीटा हो गया। इसको m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया। फिर हमने एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से बताया कि थीटा जो है बीटा और अल्फा का डिफरेंस होगा, मतलब अल्फा और थीटा का सम क्या होगा, बीटा। तो थीटा प्लस अल्फा बीटा, थीटा इज बीटा माइनस अल्फा, फिर दोनों साइड tan ऑपरेट किया, फिर कंपाउंड एंगल का फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। फिर हमने बोला एक्यूट एंगल के tan हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल हम फिगर आउट कर रहे हैं, अगर थीटा एक्यूट एंगल है लाइन सेगमेंट के बीच का, तो tan थीटा मॉड m2 माइनस 1 बाई 1 प्लस m1 m2 होगा। और जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये वाला, ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा होगा। दैट्स इट। यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? इसको नोट कर लिया, डायग्राम बना लिया, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। तो एक बार सभी लोग मुझे जरा कंफर्म कर दो कि अगर आपने नोट कर लिया है तो आई जस्ट चेंज दिस स्लाइड।
तो ये हो गया जी, ये सब क्लियर हो गया, ये सारा डायग्राम बनाया, प्रूफ किया, ये सारी बातें क्लियर है। एप्लीकेशन में इस पर लिखा है कंक्लूजन्स, जो कुछ आपने डेराइव किया उसमें क्या क्या बातें हम कंक्लूड कर रहे हैं, फटाफट लिखते जाइए। पहला कंक्लूजन क्या है, बिटवीन एनी टू लाइंस टू एंगल्स आर फॉर्म्ड, वन इज थीटा, अदर इज पाई माइनस थीटा, एंड वी नो दैट tan पाई माइनस थीटा is just negative of tan theta. Therefore, if theta is acute, then pi minus theta will be obtuse, and tan pi minus theta is minus of tan theta. Hence, डायग्राम वही है, सेम डायग्राम दोबारा नहीं ड्रॉ करना है, उसी डायग्राम के रेफरेंस में बात हो रही है। टू फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा between two line segments, we write it as tan inverse of magnitude m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, because pi minus theta ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको पाई माइनस वही जो थीटा निकला उसको आप लिख दो सीधे स्ट्रेट। अब लिखेंगे अगर लाइन सेगमेंट पैरेलल है, अब हम देखने जा रहे हैं कि दो लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है तो उनके बीच एंगल क्या हो गया, जीरो या पाई, जो भी बोल दो। तो tan जीरो भी जीरो होता है और tan पाई भी जीरो होता है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। तो लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या हो जाएगी, इक्वल, m1 इक्वल टू m2। क्लियर है? पैरेलल लाइन सेगमेंट का मतलब उनके बीच का एंगल जीरो, थीटा जीरो का मतलब है tan थीटा जीरो, tan थीटा जीरो मतलब m2 माइनस m1 जीरो मतलब m1 इक्वल टू m2। तो दो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होगा, इक्वल। दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल। अब जरा देखो, यूजुअली आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि लाइन का इक्वेशन का एक रिप्रेजेंट करने का फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m होता है स्लोप ऑफ लाइन और c होता है y इंटरसेप्ट। हम पढ़ेंगे क्लास में डिटेल में, लेकिन इतना तो आप जानते हो, राइट? तो अगर मैं बोलता हूं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि m इज इक्वल टू 2। And also, if I say that 2y plus x is equal to 4, एक लाइन है, ये लाइन है L1, and y is equal to 2x plus 3, एक लाइन है L2, तो what is the angle between L1 and L2? ये दोनों लाइन के बीच क्या एंगल होगा? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों लाइन के स्लोप फिगर आउट करेंगे, है ना? इस वाले के स्लोप तो समझ में आ ही रही है, m2 क्या है, 2, और इस लाइन के स्लोप m1 क्या है? तो पहले x को उधर ले जाओ, फिर 2 से डिवाइड करो, y को mx प्लस c के फॉर्म में ले जाओ, तो m की वैल्यू आई -12। अब m1 और m2 का रिलेशन देखो, दोनों नंबर्स एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल भी और नेगेटिव भी है। तो मतलब m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या दिख रहा है मेरे को, m1 m2 का प्रोडक्ट -1 दिख रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन को अगर हम यहाँ पर यूज करें, इसमें एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो tan थीटा होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। So what do you get? You will get that in the numerator you will get m2 is 2 plus half divided by 0. It is infinity. इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन लाइन इज 90, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट से हम दो लाइंस की पैरेललिज्म की कंडीशन भी बता सकते हैं और दो लाइन की परपेंडिकुलरिटी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप लिख दो दूसरी कंडीशन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। हाँ जी, तो आप लिख दो, इफ लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज 90, देन tan theta is infinity, therefore denominator is 0, तो m1 product m2 is -1। ये सेकेंड एप्लीकेशन। तो पहला कंक्लूजन आ गया पैरेललिज्म की कंडीशन। नहीं, सबसे पहली बात क्या है कि एक ही पेयर ऑफ लाइन के बीच में दो एंगल फॉर्म, है ना? एक्यूट एंगल का फार्मूला, ऑब्ट्यूज एंगल का फार्मूला।
दूसरा क्या था, पैरेललिज्म होने की कंडीशन। पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, M1 इक्वल टू M2। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, M1 प्रोडक्ट M2 इक्वल्स -1। तो स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल, देन दे आर परपेंडिकुलर। ऑल्दो इसमें कहीं कहीं पर थोड़ा सा इश्यू भी है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0 और वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है इन्फिनिटी, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर होती है। बट यहाँ पर M1 और M2 का प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है, एक 0 एक इन्फिनिटी है। तो इसको भी ये क्यों होता है वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी का वो बात नहीं है, विल डिस्कस समवेयर। तीसरा, इफ M1 प्लस M2 0 हो जाए तब क्या हो। भाई यहाँ तो अभी दो बातें बोली, M1 माइनस M2 0 हो गया तो पैरेलल हो गई, M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 हो गया तो परपेंडिकुलर हो गई। अगर M1 और M2 का समेशन 0 हो जाए तब क्या होगा, तो M1 इक्वल टू M2, M1 इक्वल टू माइनस M2 हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हो गया कि अगर एक लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो दूसरी लाइन x एक्सिस के साथ पाई माइनस थीटा एंगल बनाएगी। Isn't it? Yes, sir. मतलब है दोनों लाइंस जो हैं, एक L1 0 है इसका स्लोप M1 है tan थीटा, और L2 0 है जिसका स्लोप M2 है tan पाई माइनस थीटा, तो दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब है बोथ लाइन L1 एंड L2 मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल विद x एक्सिस। x एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और y एक्सिस के साथ भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि अगर x के साथ में एंगल जो बनता है y के साथ उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सही। तो यूजुअली स्लोप इक्वल लाइन पैरेलल, स्लोप का प्रोडक्ट -1 लाइन परपेंडिकुलर, ये हर बच्चा जानता है। आपको क्या जानना चाहिए, जो हर एक बच्चा इंटरप्रेट नहीं करता है डायरेक्टली कि स्लोप का सम 0 तो लाइंस आर मेकिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल विद x एक्सिस और y एक्सिस। इसी तरह से अगर स्लोप का प्रोडक्ट 1 हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख दो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज 1, if M1 प्रोडक्ट M2 इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब tan बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा, दैट इज tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा। इसका मतलब हो गया कि बोथ लाइंस मेक सेम एंगल with any line parallel to y equal to x और y equal to माइनस x। ये इसका प्रूफ आपने अपने से करके देना है मुझे। ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको खुद करके देना, मतलब होमवर्क हो गया। आप इस पर खूब सोचेंगे और कल की क्लास में अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। तो ये है कि स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है, स्लोप का एप्लीकेशंस क्या है, स्लोप का फार्मूला क्या है, और दो लाइन सेगमेंट के बीच एंगल का फार्मूला क्या है, और दोनों लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल जो है उनके स्लोप्स के साथ कैसे कनेक्टेड है। M1 इक्वल टू M2 मतलब पैरेलल, M1 प्रोडक्ट M2 -1 मतलब परपेंडिकुलर, M1 और M2 अपोजिट साइन के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो लाइंस आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एक्सिस फॉर्म करेंगी। और अगर M1 और M2 का प्रोडक्ट 1 है तो ऐसी पेयर ऑफ लाइंस y इक्वल टू x के साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती हैं, सेम एंगल बनाती हैं, या y इक्वल टू x के पैरेलल किसी भी लाइन के साथ वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती हैं। और यही बात y इक्वल टू -x के साथ भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चंस करिए। चलिए फटाफट आंसर करिए। पहला क्वेश्चन 4 पार्ट है और 2 मिनट टाइम है, क्विक जल्दी से, डायरेक्ट एप्लीकेशन। AB
के कोऑर्डिनेट गिवन है, CD का स्लोप के बारे में बात हो रही है। पहले तो स्लोप AB कैलकुलेट करना। स्लोप AB इज व्हाट? YB माइनस YA अपॉन XB माइनस XA, x कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो ऑब्वियस सी बात है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या दिख रहा है बेटा? 280 प्लस 2 और माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या है? 2 अपॉन XB 1 प्लस 80 स्क्वायर minus XA is 1. So virtually it is nothing but 280 upon 80 square, यही है। तो ये वैल्यू आ गई 2/t। अब AB का स्लोप मेरे को पता है 2/t है। अब आगे कुछ बातें बोली जा रही, क्या? A पार्ट में क्या बोला गया? AB is parallel to CD, right? CD is parallel to AB। तो पैरेलल होने पे स्लोप क्या होती है? इक्वल। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लोप CD यहाँ पर इस केस के करस्पॉन्डिंग आप स्लोप के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, तो स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 2/t। व्हाट अबाउट B? परपेंडिकुलर टू AB, तो स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, इट इज इक्वल टू माइनस t/2। सी पार्ट जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, जो आपने रिजल्ट पढ़े वो आपको याद करा रहे हैं, ठीक है? CD makes same angle with AB. CD makes same angle with line y equal to x as AB. CD and AB makes same angle with y equal to x. तो क्या कब होता है सर? स्लोप ऑफ CD इंटू स्लोप ऑफ AB क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ CD रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AB होगा, तो t/2। एंड दे मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल विद x एक्सिस। अगर दो लाइंस x एक्सिस के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर स्लोप ऑफ CD प्लस स्लोप ऑफ AB क्या होना चाहिए? 0। तो CD का स्लोप जो है वो हो जाएगा -2/t। क्लियर है? तो ये 4 रिजल्ट आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हाँ जी, क्विक क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा? बट एंगल जो आप निकालेंगे वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो भाई, आपने जो फार्मूला पढ़ा उससे आप दो लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल निकाल सकते हो। वो ऑब्ट्यूज वाला भी आ सकता है, एक्यूट वाला भी आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा सोच करके, ठीक है वैसे ही करेंगे, बट करके देखो। इससे एक बात तो सबसे पहले समझ में आ रही है क्या, कि AB इज हॉरिजॉन्टल। दिख रहा है? AB लाइन इज हॉरिजॉन्टल, ये दिख रहा है कि नहीं? कैसे पता चला? AB का स्लोप 0 है। हाँ, 1 2 एंड 5 2, 1 2 एंड 5 2 ऐसे आ गए। तो AB हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब AC का स्लोप पहले निकालेंगे। ये थीटा, ये 1 2 है, ये 5 2 है, और ये कितना, C कितना दिया हुआ? 3 2 प्लस 2√3। व्हाट इज स्लोप ऑफ AC? अरे बोलो। 2√3 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1 is 2, इट इज इक्वल टू √3। √3 का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, tan थीटा 60 हो गया ना।
tan थीटा 60, तो थीटा tan थीटा √3, अगर थीटा क्या हो गया 60 डिग्री, मतलब ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री आ गया। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है कितना आ गया 60 डिग्री। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए मना किया वो उन्होंने। तो मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि ए और बी का मिड पॉइंट क्या है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है 3,2 है ना, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। अब 3,2 और ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3,2 + 2√3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है मतलब इसका तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, बोलो वर्टिकल लाइन है ना ये, तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये बाइसेक्टर है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी और देयरफॉर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। therefore this is an isosceles triangle AB equal to AC equal to BC and therefore ये एंगल B भी क्या आ जाएगा, जैसे एंगल A आपने बोला था थीटा 60, तो एंगल B भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल B 60 हो गया, तो जब दो एंगल 60 हो गए तो तीसरा एंगल 60 ही होगा। और B एंगल आप अदरवाइज भी निकाल सकते, BC का स्लोप लेकर के निकाल सकते। एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 पर जाइए। यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया एक अपार्ट फ्रॉम द स्लोप कि m, एक कॉन्सेप्ट और यूज किया क्या, m इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड ये m है एंड CM is perpendicular to AB and therefore AC equal to BC and therefore angle B is 60. Third question, find the value of theta for which the line AB and CD makes isosceles triangle with y is equal to x plus k or y equal to minus x plus k। y equal to x या y equal to minus x के पैरेलल किसी भी लाइन से दो लाइन अगर इक्वल एंगल बनाती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट 1 होगा। भूल गए अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर स्लोप का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों लाइन y इक्वल टू x के पैरेलल किसी भी लाइन से सेम एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती है किसी भी लाइन के साथ। तो यहाँ पर वही सिचुएशन दी जा रही है, तो स्लोप AB इक्वल टू स्लोप नहीं, स्लोप AB इंटू स्लोप CD इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। अब इसी को यूज करो फटाफट और आंसर बताओ। आंसर क्या आएगा भाई, AB का स्लोप क्या है बोलो, हाँ AB का स्लोप है माइनस साइन थीटा या साइन थीटा अपॉन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 cos थीटा माइनस √2 बोलो इंटू CD का स्लोप क्या है 1, 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 2, no 1 and it is equal to 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस √2 और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, कर दो फटाफट जल्दी से।
इसको √2 से डिवाइड कर दो अगर आप, तो 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा cos π/4 है ना, माइनस sin थीटा sin π/4 इज इक्वल टू 1। तो आ गया cos ऑफ थीटा प्लस cos a प्लस b का फार्मूला है इज इक्वल टू 1। तो ये 2k पाई हो जाएगा ना, यहाँ से cos 0 होता है ना, ये cos 0 1। तो आपका आ गया थीटा प्लस π/4 टर्न आउट टू बी 2k पाई। बोलो, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, 2k पाई माइनस π/4, जहां पर k क्या है, वेयर k इज एनी इंटीजर। बट यू नो दैट ये जो थीटा है ये एक ट्रायंगल का एंगल है। थीटा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल है। बोल रहे फाइंड द वैल्यू थीटा, रादर ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं, थीटा 0 से 2 पाई है। थीटा क्या है, जैसे ए पॉइंट है cos थीटा का sin थीटा, तो इसका मतलब थीटा क्या है, ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक सर्कल पे लाई कर रहा है, x² + y² 1। तो थीटा 0 से 2 पाई मान लो है। तो इससे थीटा की कुछ वैल्यू निकालेगा, तो k की वैल्यू अगर मैं कुछ वैल्यूज देते जाता हूँ, जैसे 1 दे दिया, तो थीटा क्या आएगा, 2 पाई माइनस π/4 7 π/4। k की वैल्यू अगर मैं 2 दे दूं, 15 π/4, ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी। तो हमने सारे जनरल वैल्यू लिख दी कि k कैन बी एनी इंटीजर, k के इंटीजर वैल्यू देते जाओ और आपको सारे पॉसिबल वैल्यूज थीटा के मिल जाएंगे। क्लियर है, गो अहेड, अगले क्वेश्चन पे चलिए। मतलब थोड़ी बहुत ट्रिगोनोमेट्री भी यूज होगी, आई एम सॉरी इसमें, हाँ चलो ठीक है। 4 5 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्विक, जल्दी आंसर करिए। पूछा गया फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एंड लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो। ट्रायंगल एबीसी के एंगल ए, तो ट्रायंगल के एंगल मतलब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ए का मेजरमेंट करना है, समझ रहे हो ना। और ध्यान में ये रखना है आपको कि जो एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट का फार्मूला है वो दो लाइन सेगमेंट के बीच एंगल तो बताता है, लेकिन वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज वाला बता रहा है, मतलब इंटीरियर एंगल बता रहा है या एक्सटीरियर, ये आप नहीं डिटरमिन कर सकते। तो आपको थोड़ा सा अक्ल लगा के काम करना पड़ेगा। जल्दी आंसर करो, मतलब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लो, फिर आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा बुद्धिमानी वाला आंसर होगा। एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है 4,5, एक पॉइंट है 2,2 + √3। So if you try to plot the approximate location of the points, तो 1,2 will be somewhere here। जैसे अगर मैं बोलूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है।
1,2 की लोकेशन दिख रही है आपको? ये है 1,2, दिस इज पॉइंट ए। एंड 4,5 ये 4 है, और 4,5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं, ये 4,5 ये किसकी पोजीशन है? सी पॉइंट की पोजीशन। और बी की पोजीशन जो है 2,2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 इज 3.7 समथिंग, नियरली 4 से थोड़ा पहले, तो मान लो यहाँ कहीं तरफ ऐसे मान अप्रोक्सीमेटली लोकेट कर रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली लोकेशन पर मत जाइएगा। तो बेसिकली ये इस तरह की सिचुएशन है। सॉरी, ऐसा ऐसा ही ट्रायंगल है, और आपसे पूछा गया कौन सा एंगल? एंगल ए। एंगल ए का मतलब है ऐसा कोई सिचुएशन है, तो ये एंगल हमें चाहिए थीटा, मतलब ये एंगल चाहिए थीटा, और ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा स्लोप जो है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बताता है ना? तो लेट्स मेजर द स्लोप ऑफ ए बी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? स्लोप ए बी इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, √3, 2 प्लस √3 माइनस 2, मतलब √3 अपॉन 2 माइनस 1, तो √3 आ गया। इसका मतलब है कि अल्फा क्या हो गया? अल्फा इज 60 डिग्री या π/3। इसी तरह स्लोप ए सी क्या है? 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, तो इट इज 1। 1 मतलब हो गया tan बीटा इज 1, तो बीटा क्या हो गया? बीटा 45 डिग्री या π/4 हो गया। इसका मतलब है थीटा हमारा क्या हो गया बेटो? थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री π/3 माइनस π/4, विच इज इक्वल टू 15 डिग्री बोलो, या इसको पाई के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? 4π/12 माइनस 3π/12 इज π/12। तो ये एंगल ए का मेजरमेंट आ गया π/12, 15 डिग्री। अच्छा, अगर आप यूजुअली स्लोप से जाते तो एक की स्लोप हमारी क्या आई थी? √3, और दूसरी लाइन की स्लोप क्या आई थी? 1। तो tan थीटा का फार्मूला दो तरह से, एक कोई ऐसे लगाता tan थीटा इज व्हाट? √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3, या दूसरा कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। तो अगर कोई ये वाला लगाता तो थोड़ा सा दिमाग लगा के tan 60 माइनस tan 40 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 40 ऐसे भी कर सकता था ना? tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री, तो ये tan 15 डिग्री, 60 माइनस 45, तो यहाँ से 15 डिग्री आता है। पर दूसरे वाले से माइनस 15 डिग्री भी आंसर कर सकता था कोई, या tan 15 की वजह कितना हो जाएगा ये वाला एंगल? 165 डिग्री, तो ये भी आंसर कर सकता है। जबकि इसका इंटरनल एंगल का मेजरमेंट जो है वो 165 नहीं है। ये कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है, है तो ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये वाला एंगल जो पूछा जा रहा है वो क्या है? एक्यूट है। तो ये जब तक आप उसकी लोकेशन को नहीं देखोगे तो ब्लाइंडली आप नहीं बोल सकते इस बात। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, गो हैड। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, जिसका 5th और 6th कंप्लीट हो जाए लेट मी नो, तो एक क्वेश्चन दे दूंगा, उसको करते रहेंगे।
कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट के लिए हमें ऑब्वियसली स्लोप्स को कंपेयर करना है, isn't it? तो ऑब्वियसली आपने 5th क्वेश्चन के लिए आपने बोल दिया होगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप क्या है? 3 - 1 2 अपॉन 2a, नो a, 2a + 1 - a + 1 तो a, एंड स्लोप ऑफ बी सी क्या है? 2a - 3 divided by y2 - y1 upon x2 - x1 is 1, and if you cross multiply you'll get 2 is equal to 2a square minus 3a। तो ये क्लियर कट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2a square minus triple of a minus 2 equal to 0, 2 2s are 4 minus 4 plus 1, 2a square minus 4a plus a minus 2 0, फैक्टर हो गया, 2a कॉमन तो 2a minus a minus 2, it is a minus 2 multiplied by 2a plus 1 equal to 0। तो a की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या है बोलो? a equal to minus half and 2। next, sixth question, सिक्स का ए पार्ट कर रहे हो अपना, ए बी सी गिवन है, बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ए बी का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ए बी क्या है? ए बी 4k - 2 upon 1 - 2k, ओके, एंड BC का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ BC 6 - 4k upon -5 करेक्ट, एंड AC का स्लोप क्या है? स्लोप AC 6 - 2 4 upon -2k -4 -2k, ये आया आपका तीनों का स्लोप, राइट? हमें कोई भी दो स्लोप को इक्वेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, isn't it? अब जरा देखो क्या आंसर क्या है। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि अगर इसको ध्यान से देखो तो स्लोप ऑफ ए बी को कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप -2 कॉमन ले लो, -2 टाइम्स 1 - 2k डिवाइडेड बाई 1 - 2k, तो इट इज -2। बट जब कभी भी ऐसा लिख रहे हो तो आप ये मान के चलोगे कि यू आर नॉट टेकिंग k एज हाफ,
k is not equal to half. Are you getting my point or not? So slope AB -2 अगर हुआ तो अब मैं अगर कंपेयर करूं तो I will say that slope AB is equal to slope AC लिख दिया मान लो। इसका मतलब हम बोल रहे हैं क्या कि -2 is equal to 4 upon -4 -2k। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 is equal to 4 या 2 upon, बोलो बोलो, 2 upon 2 plus k। और चाहो तो यहां से 2 plus k equal to 1 लिख दो, isn't it? k equal to -1, k equal to -1 आ गया। बट अभी आंसर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये हमने उस केस के लिए किया जब k हाफ नहीं है। बट इफ k इज हाफ देन व्हाट विल हैपन? k इक्वल हाफ का मतलब होता है कि a पॉइंट तुम्हारा हो गया, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? k हाफ लिया तो हाफ कमा 1, हाफ कमा 1, और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हाफ कमा 1, और सी पॉइंट कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सी पॉइंट वैसे क्या होगा? -9/2 कमा 5। तो वर्चुअली व्हेन k becomes half then a and b पॉइंट कोइंसाइड। तो वर्चुअली 3 के बजाय 2 ही पॉइंट रह गए, और 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियरिटी तो अभी भी होगी, k इक्वल टू हाफ पर भी कोलिनियरिटी होगी, एंड देयरफॉर योर कंप्लीट आंसर हैज टू बी व्हाट? k इक्वल टू हाफ एंड -1। तो अगर कहीं पर कोई फैक्टर वेक्टर को कैंसिल कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर कैंसिल नहीं करते, स्ट्रेट वे कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्वाड्रेटिक बन करके दोनों आंसर अपने आप आ जाता। ठीक है, बट k इक्वल हाफ वहां पर भी आपको देखना पड़ता कि k इक्वल हाफ पर पहली स्लोप इंडिटरमिनेट हो रही, 0/0 हो रही। तो 0/0 का मतलब क्या होता है कि दोनों पॉइंट कोइंसाइड। तो ऐसे ही बी पार्ट हो जाएगा ना, बी पार्ट में तो कोई ट्रबल नहीं, बी पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, ए हो गया तो बी भी हो जाएगा। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, स्लोप फिर से स्लोप के लिए एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट क्या है? m2 - m1 अपन 1 + m m2 का tan इनवर्स मॉड लेकर के एक्यूट एंगल और पाई माइनस थीटा करके ऑब्ट्यूज एंगल। स्लोप 0 तो लाइन हॉरिजॉन्टल, स्लोप इंफिनिटी तो लाइन वर्टिकल, स्लोप इंडिटरमिनेट मतलब लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, और लाइन अगर x एक्सिस के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है तो स्लोप का सम 0, और अगर y को x के साथ में आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है तो स्लोप का प्रोडक्ट 1। तो ये बार बार चलते फिरते ये 4 5 6 कॉन्सेप्ट क्या है आपको रिसाइट करते रहने चाहिए, याद करते रहो उसको। तो कुछ दिन के बाद में ये चीज एकदम बिल्कुल आपके टंग पे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम डिसीजंस लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जी, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप 10th में कर चुके, ठीक है, तो इसमें फटाफट जल्दी से देख लो। A triangle ABC whose vertices are given as A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 has area, आपको याद ही है, half times x1 times y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 का मॉड। यही होता था ना? तो ये देखो कैसे, कितने लोग इसका प्रूफ जानते हैं? क्या 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 ट्रायंगल का क्या करते हैं?
ट्राई करते होगे, चलो ट्राई कर लो भाई। ये लो, मान लो ये ट्रायंगल है ABC और इसके वर्टिसेस गिवन है। x1 y1 जो है A का वर्टेक्स है, x2 y2 B का वर्टेक्स है, एंड x3 y3 C का वर्टेक्स है। और हमें इस ट्रायंगल के एरिया चाहिए, तो आप क्या करोगे कि इस जो तीनों वर्टिसेस हैं उनके ऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दो, y कोऑर्डिनेट्स, और एब्सिसा भी ड्रॉ कर दो। मतलब ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस टू y एक्सिस। एब्सिसा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस है x1, ये क्या है? ये डिस्टेंस है x2, और ये डिस्टेंस का तरह x3 है, और ये डिस्टेंस है x2। इसी तरह से ये है y1, ये है y3 और ये है y2। तो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस को आप मार्क कर लो और मार्क करके फिर वहां से देखो। ठीक है जी, अब आप बताओ, ये जो ट्रायंगल है, जो एरिया हम लोग देख रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, ये वाली एरिया ना, ये ट्रायंगल के एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो ये एरिया का क्या रिश्ता है कोई रेगुलर फिगर से? सबसे आसान किस किस फिगर की एरिया सबसे आसानी से निकाली जा सकती है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, है ना? तो ये जो जो एरिया हमें चाहिए डिटरमिन करनी है, इसको हमने ट्रेपेजियम्स में ब्रेक कर दिया। वी विल ब्रेक दिस एरिया इनटू ट्रेपेजियम्स। 3 ट्रेपेजियम देख रहे हो आप? ये जो एक ट्रेपेजियम तो ये वाला है, देखो, ये ट्रेपेजियम का एरिया लिख सकते हो। इसी तरह से एक ट्रेपेजियम ये वाला ABC, ये दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड करो तो जो एरिया आएगी ट्रायंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्रेपेजियम की एरिया आ जाएगी। तो वो वाले ट्रेपेजियम के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। बस कर जाओ जल्दी से। तो आपने क्या लिखा जी? टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका नेम कर देते हैं LMN, ALMC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CMNB माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNB। ट्रेपेजियम के एरिया क्या फार्मूला होता है? समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहले ट्रेपेजियम के एरिया होगी y1 प्लस y3 by 2 into distance between these two, x3 minus x1। दूसरे ट्रेपेजियम के एरिया होगी y3 plus y2 by 2 multiplied by x2 minus x3, and माइनस तीसरे ट्रेपेजियम के एरिया होगी y1 plus y2 by 2, y1 plus y2 by 2 multiplied by x2 minus x1। और इसी को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 टाइम्स, देखो अब यहाँ पर वो सिंपल है, y1 plus y3 into x3 minus x1 है, राइट? तो मैंने इसको पूरा ही ऐसे लिख दिया, y1 x3 minus y1 x1
प्लस y3x3 माइनस y3x1। इसी तरह से दो दो टर्म सब में आएंगे। दूसरे में क्या आएगा बोल लिखते जाओ, y3x2 माइनस y3x3 एंड y2x2 माइनस y2x3 एंड तीसरे में आएगा y1x2 नेगेटिव माइनस y1x2 प्लस y1x1 and minus y2x2 and plus y2x1. And now if you look at this entire expression, you will see कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं। टोटल कितने टर्म है? 12। चार टर्म हर एक से है ना, तो 12 टर्म है, लेकिन उसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं। कौन कौन से? कौन किसको कैंसिल कर रहा है? y1x1 नेगेटिव और y1x1 पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है। यस सर। और y3x3 पॉजिटिव और y3x3 नेगेटिव सेम सब्सक्रिप्ट वाले प्रोडक्ट कैंसिल हो रहे हैं। सर y2x2 भी हो रहा है। हाँ, y2x2 भी हो रहा है नेगेटिव के साथ में, और ये y2x2 पॉजिटिव के साथ। ये सारे कैंसिल करने के बाद आपके पास बचे कितने? तो 6 कैंसिल हो गए, बचे 6। वो 6 को अगर हम देखो तो इस ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो जाएंगे। जैसे x1 वाले एक साथ ले आओ तो क्या है, 1/2 टाइम्स x1 कहाँ पर है? देखो, एक x1 यहाँ है और एक x1 यहाँ है, तो x1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 वाला देखो, जैसे आपने x1 वाला लिया ना, ये दोनों को ऐसे x2 कहाँ पर है दिख रहा है? एक x2 दिख रहा है इधर, एक x2 दिख रहा है इधर, और एक x2 वाला टर्म यहाँ है। x2 टाइम्स y3 माइनस y1, क्लियर है? एंड प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। तो बेसिकली इसको देखो, तो अगर मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना। एक सर्कल है, अगर ये ट्रायंगल की वर्टिसेस 1 2 3 1 क्लोज करो, 1 से स्टार्ट करके वाया 2 3 1 पे वापस आओ। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में है, ऐसे जब क्लोज किया तो सर्कल पे देखो तो आएगा x1 y1 एक पॉइंट है, फिर काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में x2 y2, फिर क्या है x3 y3। इस तरह से अरेंज करके आपका प्रोडक्ट प्लस सिंपल है। देखो, x1 टाइम्स y2 माइनस y3 ये, फिर x1 के साथ में y2 माइनस y3 आया, फिर उसी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में चलो आगे, x2 टाइम्स y3 माइनस y1, फिर x3 टाइम्स y1 माइनस y2। पूरा साइक्लिक एक्सप्रेशन। अगर एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है, मतलब अगर वर्टिसेस 1 2 3 काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो आपको मॉड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वे ये फार्मूला एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया, अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज हो जाए, काउंटर क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज हो जाए, तो भी यही आंसर आएगा, सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ आएगा। किसको? तो ये फार्मूला एरिया को रिप्रेजेंट करता है। साइन फर्क हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसीलिए हम लोग सेफर साइड में क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। या जहां पर हमें ऑर्डर नहीं पता हो, जहां पर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नोन नहीं हो, जैसे कभी ऐसा दे देंगे 1.1,2 है, 1.4,5 है, और एक पॉइंट है अल्फा, बीटा। अब अल्फा बीटा तो कुछ भी हो सकता है, तो अल्फा बीटा के वेरियस लोकेशंस पर कभी वो काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा, कभी क्लॉकवाइज। तो ऐसे केस में हम हमेशा मॉड यूज करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो प्रूफ समझ में आ गया, क्या फार्मूला है ये समझ में आ गया। तो इसको स्लाइड करना बच्चे वो। हाँ, अब इसको वैसे तो एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, ऐसा लिख दो, बट ये अभी आपको डिटर्मिनेंट मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये +2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं कुछ लेक्चर शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं फिर भी आपको सभी को कुछ लेक्चर शेयर कर दूंगा बिगिनिंग, सो दैट आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीख जाएं और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज सीख जाएं। अदरवाइज मैं जो अभी बता रहा हूँ स्टेयर्स फार्मूला, ऐसे लिख दो। क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसे होता है स्टेयर्स फार्मूला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
स्टेयर्स फार्मूला जो है बेटा वो है कि आप ऐसा करो कि 1/2 टाइम्स ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला बता रहा हूं मैं, हाफ मॉड के बाद आप ऐसा करेंगे, ऐसा मॉड का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद में अंदर में 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे मॉड के अंदर, और ये दोनों वर्टिकल लाइन में आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वो एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से x1, y1। अब आगे बढ़ते जाइए, x2, y2, x3, y3, देन वापस x1, y1 पे क्लोज करेंगे। मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे पूरा ट्रायंगल को कवर करते हुए पेरीमीटर के अलावा वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मेन डायगोनल मतलब लेफ्ट अपर मोस्ट से अक्रॉस राइट मोस्ट पर जाएंगे, डायगोनल मार्क करेंगे ऐसे। 3 मेन डायगोनल दिख रहे हैं ना, इनका प्रोडक्ट करके ऐड कर दो इनको, इसको, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का तरीका मैं बता रहा हूं, क्या है, मॉड ऑफ, पहले तीनों मेन डायगोनल का प्रोडक्ट को ऐड करो। बोलो क्या ऐड करोगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 आ गया। अब इसके बाद 3 ऑफ डायगोनल है, 1 2 3, ये वाला जो है इनका प्रोडक्ट करके ऐड करोगे बट माइनस साइन के साथ, तो माइनस कॉमन लेके ऐसे लिखोगे, बोलो x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1, और फिर इसका इस पूरी क्वांटिटी का मॉड ले लेंगे तो इट गिव्स यू द एरिया। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ गया, एरिया का फार्मूला समझ में आ गया। और ये जो लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसके बारे में अगर आपको पता है तो डिटर्मिनेंट से भी ये एरिया इवेल्युएट होती है। डिटर्मिनेंट से इवेल्युएट करते समय हाफ मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में x1 y1 एंड 1 अपनी तरफ से लिखेंगे, ठीक है। ये 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इस 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो भी एरिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अभी आप सभी प्रेफरेबली इसको यूज करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट आप अपने +1 एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, तो आप हमेशा स्टेयर फार्मूले को ही यूज करके कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई। अब एरिया पर कुछ प्रॉपर्टीज लिख दो, स्टेयर फार्मूला तो समझ में आएगी आपको। पहला, इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर टेकन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन then the above formula generates the area of triangle without modulus sign. But if vertices are chosen in clockwise order, then this formula generates negative value of area. This formula मतलब without mod अगर formula use कर रहे हैं तो formula without applying mod जो आएगा वो negative value of area आएगी। And therefore, if the area of triangle is given and coordinate of some vertex is to be obtained, then always use modulus sign. क्योंकि अगर एरिया दे दिया कि भाई ये ट्रायंगल का एरिया 10 यूनिट है और 2 वर्टिसेस दे दिए और एक वर्टेक्स अननोन कर दिया x, x+1, तो उस केस में हमें नहीं पता है कि वो क्लॉकवाइज ऑर्डर है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे केस में मॉड का एप्लीकेशन कंपलसरी है। वैसे सेफ साइड में मैंने बोला हमेशा मॉड यूज करो, हमेशा मॉड यूज करो, प्रॉब्लम ही नहीं होगी कभी। तो ये तो हुआ कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। और यहीं से एक और पॉइंट लिख दो, पॉइंट एबीसी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो कोलिनियरिटी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है। तो जैसे आपने स्लोप समझा, स्लोप का कॉन्सेप्ट समझा, तो स्लोप पे कुछ अपने 4-5 सम्स किए, राइट। ऐसे एरिया पर 1-2 सम फटाफट जल्दी से करो। ये नोट कर लिया, हटाओ इसको। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, एक एरिया, एक क्वेश्चन जल्दी से करो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
if A has coordinate 1,4, B has coordinate 3,6, and C point has coordinate 5,8. What will be the area of triangle ABC? Area आप क्या लिखेंगे बेटा? 1/2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 1, 4. इसका mod, and therefore it is equal to 1/2 times magnitude of 1 into 6, 3 into 8, 5 into 4. तो क्या आया? 6 plus 24 plus 20 minus ऑफ डायगोनल्स का प्रोडक्ट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये और ये क्या आया बोलो? 1 8 जा 8, 5 6 जा 30 and 3 4 जा 12. And just let me know what is the answer finally. 50 minus 50 क्या गया? 0. अब जरा एक बात ध्यान से देखो, जो हमने आपको पॉइंट दिए थे वो 1, 3 और 5, एक्स कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो. डू यू थिंक एक्स कोऑर्डिनेट लाई इन एपी? और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है? एपी. तो अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एपी का टीएन होता है लीनियर. इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी एक लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन में और वाई कोऑर्डिनेट भी एक लीनियर फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगी? 0. अगर x और y coordinate of any set of points are in arithmetic progression, then definitely the area of triangle will be 0 and the points will lie on a straight line. Are you getting my point? बात समझ आ रही सबको? Great. एक क्वेश्चन और करके बता दो और फिर रेस्ट ऑफ द डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे. अब यहाँ पर जैसे बोला था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 यूनिट, एरिया गिवन है, फिर 2 ऑफ वर्टिसेस गिवन है. एक वर्टेक्स के बारे में बोला कि थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन दिस लाइन. तो बेसिकली आपको 2 नोन और एक अननोन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू कैलकुलेशंस करने हैं आपको. एंड गिवन द एरिया आप ऐसा लिख देंगे भाई 1/2 times 3, 1, 7, 4 x plus 1. भाई y तो x plus 1 है ना. अगर कोई xy पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट अगर x है तो y कोऑर्डिनेट x plus 1 होगा. और 3 और ये मॉड की वैल्यू, मॉड जरूर लगाएंगे यहाँ पर, मॉड के बिना काम नहीं चलेगा. राइट साइड में क्या लिखेंगे? 10. अब इसी को सॉल्व करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके फटाफट जल्दी करो. तो मॉड ऑफ बोलो 3 4 जा 12, जल्दी जल्दी फटाफट. 12 plus 7x plus 7 plus x minus 3x plus 3 plus 4x plus 7 का मॉड इतना हो गया 20. आया ना? अब इसके बाद में इधर फटाफट कैलकुलेट करो तो 7x और 8x आ गया ना. 8x और 19 माइनस 7x, हाँ जी, माइनस 10 का मॉड कितना हो गया? 20.
फाइनली क्या है 8 - 7 x, x + 9 का मॉड इज इक्वल टू 20, जिसका मतलब x + 9 की दो वैल्यू हुई, एक -20 एक 20, therefore x की दो वैल्यू हुई -29 एंड 11। इसका मतलब 2 पॉइंट्स आ गए। अब ये जो 2 पॉइंट्स आए ना, दो पॉइंट्स क्यों आए, इसको आपको ज्योमेट्रिकली दिखाना है। मतलब इस पूरे डिस्कशन का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या है ये बताना मुझको। मैं देखूंगा कल कितने लोग बताएंगे मुझको कि व्हाट डज इट ज्योमेट्रिकली इम्प्लाई। ऐसा क्यों 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये आपको समझाना है मुझे ज्योमेट्रिकली। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं बेटा। रेस्ट ऑफ द डिस्कशन कल होगा। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, गेम 1 कंप्लीट कर सकते हैं, गेम 2 हो गया, गेम 3 हो गया, गेम 4 में अप टू क्वेश्चन नंबर गेम 4 में फर्स्ट 10 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, फर्स्ट 10 फर्स्ट 11 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 तक आप कर सकते हैं। अब फटाफट थोड़ा प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। अच्छा 2 ही भेजिए तो 3 और 4 मैं अभी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी।